प्रिय बच्चों, आज हम तुमको अर्थशास्त्र में तीसरा पाठ पढ़ाते हैं और इस पाठ का नाम है लोकतंत्र और विविधता। इस पाठ से पहले दूसरा पाठ था संघवाद, जो सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आज तीसरा पाठ ले रहे हैं। इस पाठ में लोकतंत्र व्यवस्था का परिचय, इससे संबंधित पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। स्थायी भाषा, क्षेत्रीय विविधताओं में अंतर, इनका बंटवारा, भाषा के क्षेत्र में पहचान, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जात, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इसी तरह इस अध्याय में भी हम समझेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य के साथ सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। सामाजिक विभाजनों को सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे और इससे हम आपसे चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप से हो सकती है, और यह भी देखेंगे कि विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसी से संबंधित इसमें एक कहानी दी गई है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी के ज़रिए से हम तुमको समझा रहे हैं। इस पाठ में दिया गया है, सन 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, ओलंपिक खेल में अफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कालाश ने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। ये पदक होता है, कांस्य पदक जीता था। पदक विजेता खिलाड़ी बिना जूते के सिर्फ मोजे में पुरस्कार लेने पहुंचे थे और यह दिखाने की कोशिश की थी या कर रहे थे वे कि अमेरिकी अश्वेत गरीब लोग हैं। स्मिथ ने अपने गले में अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक एक काला मफलर पहना था। उसने उनका गौरव बढ़ाने के लिए अश्वेतों का क्या पहना था? काला मफलर पहना था, जिससे वो इस संदेश को पहुंचा सके कि हम लगाव है। कालांश ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मोतियों की माला पहन रखी थी। अपने इन प्रतीकों से यही खिलाड़ी अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर जर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपने स्वेटर पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाया था और उन्होंने ये बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन दिखाया था। और इससे आगे हम आपको ले चलते हैं। समानताएं और असमानताएं विभाजन। पहले उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से उन्होंने विरोध किया था या वो विरोध कर रहे थे। ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल और रंग के आधार पर वे लोग करते थे या होता रहा है। पिछले पाठों में या अध्यायों में सामाजिक बंटवारे के कुछ स्वरूपों को देखा गया है, जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका में यह
विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। क्या था? बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये जो विभाजन था क्षेत्रीय सामाजिक विभाजनों के आधार पर था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर था। इसी प्रकार समाज में सामाजिक विविधता अलग तरीके से देखने को मिली। इसी के आधार पर सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति सामाजिक विभाजन अधिकांश से जन्म पर आधारित होता है। ये जन्म पर किस प्रकार आधारित होता है, इसका तौर तरीका अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता है। हम सिर्फ उस खास समुदाय के सदस्य तो बन जाते हैं। हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में उसे रोज़ अनुभव करते हैं। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, जिसकी चमड़ी का रंग अलग अलग हो सकता है, शारीरिक बनावटें अलग हो सकती हैं, शरीर की क्षमताएं अलग हो सकती हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय की जाती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म चुन लेते हैं, लेकिन सभी लोग पढ़ाई के विषय, पैसे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब का आधार सामाजिक समूह बनते हैं। इसके आधार पर वो सामाजिक समूह बनाते हैं और जन्म पर आधारित नहीं होते। इस सामाजिक विभाजन का रूप सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक कारण होती हैं, लेकिन ये असमानताएं अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम करती हैं, जैसे बीच का काम करती हैं। अनेक सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं में से परे समानता असमानता अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे हम उदाहरण पहले भी इसके संबंध दिया जा चुका है। कालांश और निस्बत तो एक हिसाब से समान थे, दोनों अफ्रो अमरीकी थे, लेकिन नॉर्मन श्वेत थे। इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे, क्योंकि उनका जो सोच थी वो एक थी। अक्सर यह देखा गया कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्यों? उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह तभी संभव होता है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जात वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करें। इससे संबंधित हम लेते हैं पाठ में ये जो कार्टून दिया गया है व्यक्ति का, इससे अर्थ निकलता है। इस कार्टून का मतलब समझने के लिए इस कार्टून में व्यक्ति अपनी ही अंगों को काटकर स्वयं को, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है। वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सामाजिक मतभेद और जातिगत भेदभाव की वजह से अपने ही अंगों को काट रहे हैं। कक्षा में अन्य छात्रों के बीच यह कार्टून को लेकर मतभेद है। कक्षा में जिस प्रकार आप पढ़ रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र होते हैं। आप मानिए इस बात को लेकर उसमें मतभेद चल रहा है। ऐसा क्यों है? जैसे कुछ मानते हैं कि इसमें धनी और शक्तिशाली लोगों के बारे में बताया गया है, जो निर्धन वर्ग के अधिकारों को क्षति पहुंचा रहे हैं, या गरीब लोगों को जो लोग क्षति या नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस कार्टून के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं एक हेडिंग है इसमें, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम
अपने दैनिक जीवन में करते हैं। लिंग, रंग, जाति और प्रजाति आदि के विभाजन का आधार जो हमारा होता है वो जन्म होता है। जन्म से ही हमारी पहचान होती है। जन्म से ही लिंग, रंग, जाति, प्रजाति आदि, और जिस प्रकार बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म लेते ही जिस परिवार का अंग बनता है वो उसी परिवार का सदस्य हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो जन्म पर आधारित जो विभाजन है यह हम अनुभव करते हैं वो हमारा जन्म पर ही है। सामाजिक विभाजन जन्म के अतिरिक्त हमारी पसंद और चुनाव के आधार पर भी तय होते हैं। जो समाज में कार्य के अनुसार जन्म के अलावा हम जो भी चुनाव करते हैं, हमें कार्य करने का, सीखने का जो भी चुनाव करते हैं वो चुनाव के आधार पर होते हैं। धर्म का चुनाव, पढ़ाई के विषय, व्यवसाय, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव के आधार पर हम जो अलग अलग सामाजिक समूह बनाते हैं। आप समझ चुके होंगे, या हम कोई भी व्यवसाय चुन लेते हैं किसी के माध्यम से तो हम उसके सामाजिक समूह बना लेते हैं। उनका आधार जन्म नहीं बल्कि क्या होता है, हमारा स्वयं का चुनाव होता है। प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, लेकिन सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक कारण होती हैं। जो होती हैं लोगों को आपस में बांट देती हैं, बंटवाने की वजह भी बनती हैं, लेकिन यही वजह या यही उनमें विभिन्नताएं लोगों के बीच एक पुल का भी काम करती हैं। अभी इसमें आया है विभिन्नताओं में टकराव। विभिन्नताओं में टकराव का वजह या सामंजस्य और टकराव का मतलब होता है सामाजिक विभाजन तब होता है या सामाजिक में जो अंतर होता है, विभाजन जो बंटवारा होता है वो तब होता है तब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे गरीब और अमीर का अंतर, गरीब का अन्याय यानी बिना कारण के शिकार होना, शोषण करना। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच क्रमशः गरीब और अमीर का ही भेदभाव होने से ही दोनों समुदायों के बीच भारी मारकाट चलती रही। जब नीदरलैंड में गरीब अमीर का ऐसा भेद नहीं है, इसलिए वहाँ ऐसी सरकार नहीं है। इसी पाठ से संबंधित ये हेडिंग है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। क्या है इसमें? सामाजिक विभाजनों की राजनीति। लोकतंत्र में अगर राजनीति दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगें तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है। जो सामाजिक विभाजन है वो किस में बदल जाएगा? राजनीतिक विभाजन हो जाएगा, और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है, यानी देश बिखर जाएगा। उत्तरी आयरलैंड और यूगोस्लाविया की जो घटनाएं वहाँ पर हुई थी वो हमको यही संदेश देती हैं, यही बताती हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। क्या समाज और राजनीति का आपस में मेल नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। जैसे अनेक प्रकार के समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना, उनकी उचित मांगों को पूरा करने वाले नीतियां बनाना, एक समुदाय के लोगों द्वारा प्राय किसी एक दल को दूसरे की तुलना में अधिक पसंद करना, और देश में विखंडन पैदा नहीं होता। इन सारी चीज़ों से जब ऐसा करते हैं तो उनसे ये विखंडन नहीं हो सकता है। जैसे इसमें आया है परिणामों का दायरा। परिणामों के दायरे का मतलब होता है, उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लेते हैं हम, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। ये आपस में काफ़ी टकराव होते रहे हैं। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, आबादी अधिकतर यहाँ की है, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं।
पर यह धर्म के दो प्रमुख पंथ में बुरी तरह बटा है, दो पंथों में बटा हुआ है। जो 53% आबादी प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाली है और जबकि 44% रोमन कैथोलिक। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। ये कैथोलिक बाहुल देश हैं। प्रोटेस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में, क्योंकि ब्रिटेन मुख्तः प्रोटेस्ट देश हैं। इसी प्रकार हम आपको ले चलते हैं, एक कहानी समझाते हैं, बुल्गारिया और रोमानिया या भारत। इससे संबंधित हम आपको लेंगे, बुल्गारिया और रोमानिया या भारत। गणेश विदेश घूमकर आया, एक कहानी माध्यम से हम आपको बताते हैं। यह महाश्वेता को बता रहा है कि पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। वो बताता है कि वहाँ के लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन किस प्रकार करते हैं। उसे योदानिका मिली थी, जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कहीं। नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, लेकिन रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ परेशानी हो जाती तो पूरा परिवार पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते, और जब वे अस्पताल में होते थे जिस समय, तो ज़ुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं थे। ज़ुबान तो बंद ही नहीं कर सकते, वे ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते थे। और उसके साथ क्या क्या हरकतें करते थे, जिस प्रकार सिगरेट पीना, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते थे, दीवारों पर थूकते रहते, धैर्य तो उनमें होता ही नहीं था। इसी प्रकार उनकी जो थी हरकतें, वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करने की थीं और उनके साथ बदतमीजी करते थे। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। उनकी रंगों की भी पसंद भी बहुत अजीब गरीब थी। जरा उनकी पोशाक जो पहनावा था, आखिर देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह आपस में बातें करते सुना कि वे रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता। यह बीमार होने पर वे दौरे दौरे अस्पताल पहुंचते हैं और नेक बुल्गारिया करदाताओं के पैसे पर इलाज कराते हैं। ये बातें कुछ सुनी सी लगती हैं। महाश्वेता ने कहा और बताया, जो महाश्वेता थी उसने बताया, लेकिन ये बातें उनके अनुसार ऐसी लगती हैं, कुछ सुनी सुनी सी लगती हैं। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाले रोमानी मुट्ठी जनों के बारे में बताया। जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहला बच्चा को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए कोई पैसा नहीं था। वह अस्पताल में थी, कोई भी उससे मिलने या देखभाल करने के लिए नहीं आया। लेकिन फिर भी वह सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की। उसे बेटा हुआ। जब उसका बेटा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए अपराधी और पैदा हो गया। उसने कहा, लो एक और अपराधी पैदा हुआ। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतज़ार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहाकर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर की बदबू आ रही है। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान में खाना उठाकर खाया, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। ऐसी स्थिति जब होती है तो वो अपनी घटना बता रही है। उसके साथ जो हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव के समय मेरे पड़ोसियों ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है, वो कहती थी। इस तरह की उसके साथ जो घटनाएं घटी, उसे लगता था ऐसे अस्पतालों में जाना न जाएं तो अच्छा है। महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीज़ों को जानने के लिए
दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी। रोमानी और बुल्गारिया के ही कहानी नहीं है यह, तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित लोगों के साथ यही व्यवहार तो होता है। इस कहानी के माध्यम से आपने समझा और महाश्वेता की बातें सुनी, और इससे हमको एहसास हुआ कि आप इनके इलाके में कुछ ऐसे समुदायों को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव होता है। अब हम आगे आपको ले चलते हैं। इस कहानी आपको संदेश देती है, इससे संबंधित हम लेते हैं 3 आयाम। 3 आयाम का मतलब होता है सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग स्वयं को सबसे विशिष्ट और अलग अपने को मानने लगें तो उनके लिए दूसरे के साथ तालमेल बैठाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं, तब कोई समस्या पैदा नहीं होती है। भारत में अधिकतर लोग अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी दृष्टिकोण रखने के लिए अपने को पहले भारतीय मानते हैं और किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा, समूह या धार्मिक समुदाय का सदस्य वे लोग बाद में मानते हैं। अब इसी का दूसरा है, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली तथा दूसरे समुदाय की हानि न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान होता है, लेकिन संविधान की सीमा से बाहर और दूसरी समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली मांगों को पूरा करना असंभव होता है। इसी के अनुसार तीसरा दिया गया है इसमें सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है या करना चाहती है। यह शासन सत्ता में साझेदारी तथा अल्पसंख्यकों की उचित मांगों को ईमानदारी से पूरा करने के प्रयास किए जाएं तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते। ऐसी मांगों को यह राष्ट्रीय हित के नाम पर दबाया जाएगा तो रुख विभाजन की ओर ले जाएगा। इस तरह की जो हमारी सोच होगी वो क्या करेगी, वो हमको विभाजन की ओर ले जाएगी। इस चीज़ को समझने के लिए लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। जैसे कि छोटे सामाजिक समूह हाशियाई ज़रूरतों और परेशानियों को जोहर करके अपनी ओर सरकार का ध्यान खींचते हैं। राजनीति में अनेक प्रकार के या अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच आपस में संतुलन पैदा करने का काम करती हैं, जिससे कि लोकतंत्र कैसा हो जाए, मजबूत हो जाए। अतः लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं और अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। इसी के साथ साथ जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, क्या कहते हैं, जो लोग अपने खुद को स्वयं को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का ऐसा अपने को समझते हैं, तो उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई प्रायः लोकतांत्रिक मार्ग का ही चयन करती है। यह लोकतंत्र की ओर ही ले जाती है। कई बार गैर बराबरी, अन्याय के खिलाफ होने वाले संघर्ष हिंसा का रास्ता भी अपना लेते हैं, लेकिन ऐसी तभी गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधताओं की सहमति करने का लोकतांत्रिक रास्ता ही सबसे अच्छा माना गया है।
अब मैंने आपको लोकतंत्र और विविधता पाठ को थोड़ा समझा दिया है, अब इसके बारे में समझ चुके होंगे। इस पाठ की जो PDF है, जो पाठ आपको भेज रहा हूँ, इसका स्वयं भी आप अध्ययन स्वयं भी करेंगे। जब आप इसका स्वयं अध्ययन कर लेंगे तब इसको आप समझेंगे और उसके बाद आप समझ जाएंगे। उसके बाद हम अगले दिन आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजेंगे।